द गॉसियन सरफेस और एक टोटल सरफेस एरिया आता है गॉसियन सरफेस का। बात समझ आ रही है बेटा? तो लेफ्ट साइड तो बड़ी आसान है कैलकुलेट करनी, राइट साइड पे चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज द मेन इशू। इतना बड़ा इशू नहीं अगर आप ये चीजें समझ लेते हैं तो। ओके सर, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे के सारे गॉसियन सरफेस के अंदर पड़े हैं, ठीक है ना, और इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो बेटा हमें पता है कि जो फील्ड है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ओबे करती है। आपकी जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होगी, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना, कि सारी सबकी फील्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका पॉइंट जो है वो आर लोकेशन पे है तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर लोकेशन विल बी इक्वल टू okay due to q1 at r location due to q2 at r location and so on। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। सो जो नेट फ्लक्स होगा flowing through the closed Gaussian surface, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, that will be E net dot dA। ये होगा ये होगा। ओके जस्ट मैंने बेटा E net की ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि ये जो चीज है दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेसेस ड्यू टू द ith चार्ज। बात समझ आ रही है? ओके सो इसका मतलब ये हुआ समेशन ओवर आई, ओके समेशन ओवर आई and 1 by epsilon naught the ith charge that is enclosed by that closed surface। ये चीज ठीक है बेटा, 1 by epsilon naught को हम बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास आ गया समेशन और आई क्यू आई, where qi is the net charge is actually the net charge enclosed by the Gaussian surface। बात समझ आ रही है बेटा? इसका मतलब है क्यू नेट, आप नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर पड़े हैं उन सबको ऐड कर ले। बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन यही बताती है। जी सर। ठीक है तो बेटा ऐड करेंगे तो एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि यू विल हैव टू इंक्लूड द साइंस ऑफ दोस चार्जेस एज वेल, ठीक है। यानी अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, राइट नेगेटिव, if you have a positive side inside the Gaussian surface, write positive, ठीक है। you must include the signs of those charges as well while adding up। यानी फर्ज करें मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका साइन डिफरेंट है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है जो गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस केस में नेट चार्ज 0 होगा। बात समझ आ रही? कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा थ्रू द गॉसियन सरफेस। नेट फ्लक्स क्यों नहीं पास करेगा? क्योंकि बेटा आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन बाहर उस सरफेस से जा रही होंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर होने की वजह से फील्ड लाइन उस सरफेस में एंटर हो रही होंगी। बात समझ आ रही है? और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसका मतलब है द इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल, सो द नेट फ्लक्स थ्रू द closed Gaussian surface will be 0। बात समझ आ रही है? जी सर। यानी फिजिकली ये चीज जस्टिफाई भी होती है। तो कीप इन माइंड दैट यू विल हैव टू इंक्लूड द साइंस ऑफ दोस चार्जेस एज वेल। ओके ये तो हो गया, हमने पॉइंट चार्ज का पीछे केस डिस्कस की। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात हो गई कि नेट चार्ज किस तरह फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसलिए मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे कि इफ देयर एग्जिस्ट linear charge density or a surface charge density or a volume charge density, ठीक है, then in that case the charge enclosed by the Gaussian surface can be calculated as given below। यानी अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो आप चार्ज इनक्लोज ऐसे फाइंड करेंगे, आप उस सारी लेंथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट के साथ स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ और ओवर इंटायर चार्ज लेंथ आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो फिर आप
उस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और एक एरिया एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ और ओवर इंटायर चार्ज सरफेस आप इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आप सारे वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उनमें से एक वॉल्यूम एलिमेंट लेके उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर एंटायर चार्ज वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन ये एक्सप्रेशन तब है अगर लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बेटा नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको पता है जनरलाइज एक्सप्रेशन हमारे पास आती है। तो मेन एक्सप्रेशन तो आपकी ये है। स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ स्पेशल केसेस कि अगर आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि दैट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पेस वेरिएबल्स व्हाइल आर इंटीग्रेशन यू कैन सी ऑन स्पेस वेरिएबल। तो बेटा जाहिर बात है आप लेमडा को बाहर ले जा सकते हैं अगर लेमडा यूनिफॉर्म है। अगर सिग्मा यूनिफॉर्म है तो सिग्मा को बाहर ले जा सकते हैं इंटीग्रेशन से, और अगर रो यूनिफॉर्म है तो आप रो को बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन तब है इफ द लाइन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज आर यूनिफॉर्म। बात समझ आ रही है? इफ लैम्डा इज यूनिफॉर्म, इफ सिग्मा इज यूनिफॉर्म, इफ रो इज यूनिफॉर्म। मैंने यहाँ पे क्लियर कट करके लिखा हुआ है और यहाँ ये भी बताया कि लैम्डा इजंट फंक्शन ऑफ आर, सिग्मा इजंट फंक्शन ऑफ आर। यूनिफॉर्म के ये मीनिंग है, रो इजंट फंक्शन ऑफ आर। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आप चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस किस तरीके से फाइंड करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये तो यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मसलन मैं कहता हूं कि हम पीछे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और इंटीग्रल फॉर्म ये थी, लेफ्ट साइड तो आपके पास ये थी, राइट साइड भी 1/ε0 टाइम्स q इनक्लोज। तो बेटा अगर मैं कहता हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आपको पता है q इनक्लोज आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? जी सर। ठीक हो गया। ओके, तो बेटा क्या है कि मैं गॉसेस लॉ में q इनक्लोज को चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अगर इससे रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा गॉसेस लॉ। बात समझ आ रही है? ओके, अगर मैं लेफ्ट साइड पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करूं तो आपको पता है कि अगर डाइवर्जेंस थ्योरम आप पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करूं तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डेल डॉट ई, डेल डॉट ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट, ये डॉट डी है ना, तो डेल डॉट ई मल्टीप्लाई बाय डीटा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी वेयर एस इज द क्लोज्ड सरफेस बाउंडिंग दैट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? जी सर। तो नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मैंने रात को शेयर की थी, तो आप देख सकते हैं कि यही चीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, डेल डॉट ई डीटा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी। और राइट साइड में जस्ट मैं 1/ε0 बाहर था तो क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं उसके अंदर ले जा सकता हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं है बात, ठीक है बेटा। ग्रिफिथ्स कहता है कि दिस रिलेशन होल्ड फॉर एनी वॉल्यूम बी, या वो लिखता होगा कि द चॉइस ऑफ वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। एनी वॉल्यूम बी द चॉइस ऑफ द वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी मींस दिस इक्वेशन इज ट्रू applicable for any volume. That volume can be the volume of a box, that volume can be the volume of a cylinder, that volume can be the volume of a sphere। बात समझ आ रही है? तो अगर जी सर। ऐसी सिचुएशन हो कि ये क्वेश्चन हर वॉल्यूम के लिए वैलिड है तो बेटा फिर इंटीग्रैंड इक्वल होते हैं। इंटीग्रैंड मैंने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो इन दैट केस द इंटीग्रैंड मस्ट बी इक्वल व्हिच मीन डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये बेटा कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, या एक और नाम भी लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, दिस इज एक्चुअली द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन आर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। अच्छा बेटा, आपने देखा कि हमने बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म को कन्वर्ट किया है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम
डिफरेंशियल फॉर्म में। बात समझ आ रही है? और ये हमें ये बताती है, आप देख रहे हैं डेल डॉट ई एट आर लोकेशन और राइट साइड पे बेटा हमें ये बताती है कि जिस लोकेशन पे रो होगी डाइवर्जेंस उसी लोकेशन से होगी, ठीक है ना। अब ये बात कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है कि मसलन बेटा जिस लोकेशन का मतलब है कि जिस लोकेशन पे चार्ज रखा है, बेटा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डाइवर्जेंस होगी। बात समझ आ रही है ना? यानी जी अगर सर। किसी लोकेशन पे चार्ज नहीं है यानी रो जीरो है तो बेटा फिर डाइवर्जेंस भी जीरो होगी। इस इक्वेशन से आपको साफ पता चल रहा है, जाहिर है अगर वहां पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज नहीं है वहां पे, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द चार्ज, ठीक है ना। इफ देयर इज नो चार्ज there will be no volume charge density, because how you define volume charge density? Charge per unit volume. बात समझ आ रही है? जी सर। ओके तो जाहिर बात है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, अगर चार्ज जीरो है तो डाइवर्जेंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो ही होगी। बात क्लियर है? जी सर। ओके तो अगर बेटा जिस तरह हमने इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म लेके आए, हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंशियल फॉर्म को हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही किया है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है आपकी, ठीक है। मैंने दोनों साइड्स को डी टॉ से मल्टीप्लाई करके और वॉल्यूम भी इंटीग्रेट कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों साइड के साथ मैंने ऐसे किया। ज़ाहिर है आपको पता है कि इक्वालिटी है दरमियान में है, तो आप इक्वेशन तभी यानी वैलिड रहेगी अगर आप एक साइड पे कुछ करते हैं तो राइट साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी आपको वही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, टू कीप द इक्वालिटी ऑफ दिस इक्वेशन इंटैक्ट। ओके तो बेटा क्या है कि आपने इसे डीटॉ से मल्टीप्लाई कर ओवर वॉल्यूम भी इंटीग्रेट कर दिया, इस पे अप्लाई करें डाइवर्जेंस थ्योरम तो ये आ जाएगा E dot dA over the closed surface S, where S is the closed surface bounding this volume B, ठीक है। 1 by epsilon naught को बाहर ले जाए तो ये बाकी की चीज क्या है? This is the charge enclosed by the Gaussian surface S, ठीक है। तो आपके जी पास बेटा ये देखें कि इंटीग्रल फॉर्म आ गई, यानी कि आपने डिफरेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया है इंटीग्रल फॉर्म। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं यूजेस, या जिसको आप कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। हमने दो फॉर्म पढ़ी गॉसेस लॉ की, उनको डिटेल से डिस्कस किया, सिमेट्री वगैरह हर चीज डिस्कस की, इंटीग्रल फॉर्म गॉसेस लॉ की देखी और डिफरेंशियल फॉर्म। अब एप्लीकेशन देखते हैं गॉसेस लॉ की कि गॉसेस लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके एक पॉइंट चार्ज के लिए पीछे हम देख के आ चुके हैं, अब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहे हैं कि गॉसेस लॉ हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बेटा पहली एप्लीकेशन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड या यू कैन से डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड एंड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज क्यू। बेटा इससे ये मुराद है कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मतलब, कहने का मतलब होता है कि चार्ज फिर वॉल्यूम में है, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल है तो इसका मतलब चार्ज सरफेस पे। ओके हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और टोटल चार्ज जो कि कितना है, स्मॉल क्यू, that is uniformly distributed within the entire volume of that sphere which has radius capital R. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है रो यूनिफॉर्म है। और ग्रिफिथ कहता है कि इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताएं कि क्या होगी। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर क्लियर। अच्छा अब आ जाए थर्ड स्लाइड। बेटा ये मैंने शेयर की थी आपके साथ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये बेटा जो सॉलिड स्फीयर है ये सारे का सारा मैंने ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है ताकि आपको समझ आती रहे कि इसी वॉल्यूम में सारे का सारा चार्ज रखा है जो कि कितना है, क्यू है, ठीक है, एंड रो इज यूनिफॉर्म विद इन दिस वॉल्यूम। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो सबसे पहले हम आउटसाइड फील्ड फाइंड करते हैं। बेटा आउटसाइड फील्ड का मतलब है कि पॉइंट पी कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और उस पॉइंट पी का ओरिजिन से एक्सिस मैंने चूज कर लिया। आप देख रहे हैं कि ओरिजिन मैंने चार्ज स्फीयर के सेंटर पे अज्यूम किया है,
ठीक है ना, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पी है, आउटसाइड का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो कि बाहर है चार्ज स्फीयर से, तो बेटा वो पॉइंट पी यहाँ है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर या फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्मॉल आर। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है ना, ये आर वेक्टर मैंने लिखा है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दिस आर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि एक कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं सच दैट, कंसेंट्रिक का मतलब है कि द सेंटर ऑफ दैट गॉसियन स्फीयर इज हियर एट द ओरिजिन। बात समझ आ रही है, जहां पे आपके चार्ज स्फीयर का सेंटर है। तो इस तरीके से बनाते हैं सच दैट द फील्ड पॉइंट पी मस्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ दैट गॉसियन स्फीयर। बड़ी क्लियर डायग्राम है, समझ आ रही है बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक है। और ये जो पॉइंट पी है इसके गिर्द हम एक पैच लेते हैं जिसको मैंने यहाँ डार्क शो किया हुआ है ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये इसके गिर्द हमने ये पैच लिया जिसका एरिया है डी ए वेक्टर। और बेटा आपको पता है कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी गॉसियन सरफेस के ऊपर। ये हमारी गॉसियन सरफेस है, क्यों सेम होगी? बिकॉज ईच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम योर चार्ज स्फीयर, ठीक है। और कोई भी अगर पैच लेंगे तो उसका एरिया और उस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो स्फेरिकल सिमेट्री है, हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी बात क्लियर की हुई है कि ये जो है मैंने एरो लगा शो किया, दिस इज चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग द टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, और जिसका रेडियस जाहिर है स्मॉल आर है, ठीक है ना, ओके। और ये हमारे पास इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट है दैट इज टेकन ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अच्छा, नोट दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जाहिर है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बात समझ आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं है? जी सर। पॉइंट इज बिकॉज पॉइंट इज आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, ओके, इसीलिए हमने लिखा आउटसाइड मीन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ओके। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगी, आप ये कोई इतना मुश्किल नहीं, आप पुरानी बुक हेलिडे रेजनिक वॉकर या क्रेन उठा के देख लें तो वहाँ एक चार्ज सॉलिड स्फीयर होगा और उसकी फील्ड लाइंस भी ड्रॉ हुई हुई होंगी, बिल्कुल ऐसी फील्ड लाइंस होती है जैसे पॉइंट चार्ज की, यानी कि इन द पॉजिटिव आर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री, ई मस्ट बी रेडियल, ओके। और ये जो एरिया एलिमेंट है दैट विल बी दिस वन, क्योंकि इस गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है तो डी ए वेक्टर विल बी स्मॉल आर स्क्वायर sin थीटा डी फाई इनटू आर यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ई वेक्टर भी आपको पता है, डी ए वेक्टर भी पता है, इनका डॉट ले लें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अब ओवर द यस सर। एंटायर ओपन ओवर द एंटायर क्लोज सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस आप इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट साइड को ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस इंटीग्रेट करते हैं, राइट को करते हैं। और बेटा यहाँ पे मैंने एक काम किया, मैंने जाहिर सारी इस सारी राइट साइड को आपने करना है इंटीग्रेट। तो मैं ई को इसलिए बाहर लेके आ सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, यू नो दिस थ्योरी में हम पढ़ के आए हुए हैं। और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द गॉसियन सरफेस इज सेम। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अदरवाइज तो अगर सेम ना होता तो बेटा फिर तो हम गॉसियन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर तो हम ई क्योंकि अगर अप्लाई करते तो हम ई को बाहर नहीं लेके आ सकते थे इंटीग्रेशन साइन से। अगर ई को बाहर नहीं लेके आ सकते तो जाहिर है ई की वैल्यू कैसे बता सकते, ठीक है ना, ओके। तो ये तो इसलिए बाहर आ गया। आर स्क्वायर, आर इज नॉट माई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मेरी माई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज आइदर थीटा और फाई, ठीक है ना, दो वेरिएबल है थीटा और फाई, ओके। सो आर स्क्वायर को भी बाहर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया, साइन थीटा फुल स्फीयर हमारे पास 0 टू पाई डी फाई 0 टू 2 पाई। तो यहाँ से आपके पास 2 आ गया, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म की, ये परफॉर्म किया, आपके 2 पाई आ गया, तो इससे आपके पास 4 पाई आएगा, दैट इज व्हाट यू से सॉलिड एंगल, ठीक है। और बेटा एक और चीज भी नोट करें कि ई जो है ई मैग्नीट्यूड,
ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है, थीटा और फाई पे नहीं डिपेंड कर रही, क्योंकि अगर थीटा और फाई पे डिपेंड कर रही है तो फिर आप इसको बाहर नहीं ले जा सकते। और हमें पता है कि एक चार्ज सॉलिड स्फीयर का जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, यानी कि जब आप यानी कि इस पॉइंट को आगे पीछे मूव करवाएं तो फिर चेंज होगी। अगर इस सरफेस के इस सरफेस के ऊपर रहते हैं, यानी आर को फिक्स रख के आप इस सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो थीटा चेंज होता है या फाई चेंज होता है, लेकिन आपको पता है फील्ड चेंज नहीं होती, यानी फील्ड इज नॉट फंक्शन ऑफ आइदर थीटा एंड फाई। बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो लेफ्ट साइड आपके पास आ गई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू ई मैग्नीट्यूड, ये आ गई बेटा लेफ्ट साइड आपके पास। यहाँ पे क्लियर है कि लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन ये आ गई। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट आर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस S, ठीक है, where E is the magnitude of electric field at every point on the Gaussian surface, and 4 pi small r square is the total surface area of your Gaussian surface. बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अब बेटा राइट साइड पे हमने कैलकुलेट करना है चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस S। बेटा चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस S का मतलब ये है charge within volume V. Volume V is the volume of this Gaussian sphere enclosed. V is the volume enclosed by the closed Gaussian surface S. बात समझ आ रही है? This is the charge enclosed by the Gaussian surface सर S आपकी आवाज या charge within volume V। तो बेटा charge within volume V कितना है? टोटल चार्ज जो इसमें है that is Q। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। जी सर। ठीक हो गया। ओके सो आप गॉसेस लॉ में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो बेटा आपके पास गॉसेस लॉ ये आ जाएगा 4 pi small r square into E magnitude is equal to 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by the Gaussian surface S। तो बेटा यहाँ से आपके पास E magnitude आ गया, that is 1 by 4 by epsilon naught Q by R square। और इस E magnitude को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास डायरेक्शन भी आ जाएगी जो कि रेडियल डायरेक्शन है। तो आपके पास E वेक्टर आ गया ये when small r is greater than capital R, आउटसाइड पॉइंट की। बात क्लियर है बेटा? जी सर। और आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रही है कि ये जो सॉलिड चार्ज स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बेटा आउटसाइड लार्ज डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। बात क्लियर है ना? यही चीज मैंने यहाँ नीचे बताने की कोशिश की है, ठीक है। यही एक्सप्रेशन आती थी अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पे लाई करता है तो, ठीक है। सो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ से बेटा कि योर वॉल्यूम चार्ज, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज बिहेविंग लाइक अ सिंगल पॉइंट एट और सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। बेटा पीछे हम देख के आए हैं जो हमने 2L जिसकी लेंथ थी, एक वायर थी और उसकी यूनिफॉर्मली चार्ज थी, ठीक है। तो वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल हमने की थी। तो बेटा आपको याद होगा कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दूर पॉइंट्स पे बिहेव कर रही थी लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। बात क्लियर है? जी सर। तो बेटा हम समराइज कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फार अवे पॉइंट्स के लिए इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो स्लाइड थी हमारी वो थी ये स्लाइड थी हमारी नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें क्या है कि बेटा हम इनसाइड की बात करने लगे हैं। इनसाइड का मतलब है व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R।
ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास चार्ज स्फीयर है, वही ऑरेंज मैंने उसे किया हुआ है, ठीक है ना, सारा का सारा ऑरेंज किया हुआ है, दिस इज चार्ज स्फीयर। तो बेटा अब फील्ड पॉइंट इनसाइड है, तो लेट मी से कि वो पॉइंट यहाँ पे है। बात क्लियर है? जी सर। हाँ, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है हम गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं, तो फिर हमें वही प्रोसीड करना पड़ेगा उसी तरीके से कि हमें एक कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ेगा। ये बेटा मैंने डॉटेड लाइन से ये स्फीयर बनाया हुआ है, such that the field point P must lie on the surface of that Gaussian sphere। बात समझ आ रही है? जी सर। तो बेटा ये सरफेस जाहिर है, इस सरफेस का एरिया तो लेस होगा जो पीछे गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की थी, तो जाहिर है मैं इसको डिफरेंट सरफेस कहता हूं, मैं कहता हूं इसको एस प्राइम, ठीक है। और बेटा ये जो एस प्राइम, ये जो क्लोज सरफेस एस प्राइम जो वॉल्यूम बाउंड कर रही है ना, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी प्राइम। बात समझ आ रही है? यहाँ पर मैंने क्लियर की हुई है बात कि वी प्राइम इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस एस प्राइम। क्लियर है बेटा? जी जी सर। सर। ये चार्ज स्फीयर है और ये गॉसियन स्फीयर है। चार्ज स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। बात क्लियर है? तो बेटा अब जी सर। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस एस प्राइम, ठीक है। वो बेटा यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर इसलिए लिख दिया बेटा कि सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होंगी जैसे पीछे करके आए हुए हैं, क्योंकि इसका भी हमने रेडियस स्मॉल आर रखा है, लेकिन याद रखिएगा ये स्मॉल आर उस स्मॉल आर पिछले वाले स्मॉल आर से डिफरेंट है, क्योंकि ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। बात समझ आ रही है ना? जी जी सर। सर। लेकिन बहरहाल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने दोबारा नहीं किया कि कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नेट फ्लक्स, ये हमारे पास क्या आया? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस एस प्राइम। क्लियर है बेटा? जी सर। अब हमने चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है। चार्ज इनक्लोज बाय व्हाट? जाहिर है इस इक्वेशन का राइट साइड है 1/ε0 टाइम q इनक्लोज। q इनक्लोज बाय विच सरफेस? q इनक्लोज बाय s प्राइम, ठीक है ना। सो हमने ये कैलकुलेट करना है चार्ज इनक्लोज बाय s प्राइम या चार्ज विद इन वॉल्यूम v प्राइम। कौन सा वॉल्यूम v प्राइम? बेटा इसे मैंने ये लाइट ब्लू कलर से इसको मैंने स्ट्राइप्स दी हैं, ठीक है, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि चार्ज विद इन दिस वॉल्यूम v प्राइम बाउंडेड बाय s प्राइम इनक्लोज बाय s प्राइम। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। ओके बेटा ये हर केस के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए सिर्फ अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कहते हैं कि सिर्फ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट मीन द चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो मस्ट बी सेम। अच्छा बेटा एक थोड़ी सी बात आप कॉमन सेंस से यहाँ गैस कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि चार्ज इनक्लोज बाय एस प्राइम या चार्ज विद इन वॉल्यूम वी प्राइम मस्ट बी लेस देन क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज जो स्फीयर में है जिसका रेडियस कैपिटल आर है वो क्यू है। तो बेटा अगर मैं कहता हूँ चार्ज इस स्फीयर में जिसका वॉल्यूम v प्राइम है वो लेस देन q होगा, तो समझ आती है बात, कॉमन सेंस। जी सर। यस सर। ठीक हो गया ना? अच्छा अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि चार्ज अगर सिर्फ और सिर्फ अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब आप उसके लिए कह सकते हैं कि चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो इज सेम। चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो इज सेम का क्या मतलब है? मीन चार्ज विद इन स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस टाइप स्फीयर, ठीक है ना। तो बेटा चार्ज विद इन द स्ट्राइप वॉल्यूम वो हमने क्यू इनक्लोज कहा है और वो हम फाइंड करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्राइप स्फीयर, दैट विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम पता है ना? जी सर। ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज विद इन द चार्ज द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज स्फीयर। वो कितना है हमें पता है, टोटल क्यू है,
ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बात क्लियर है? यस सर। तो बेटा 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और आपके पास क्यू इनक्लोज ये आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो आपके पास क्यू इनक्लोज ये आ जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं, हम क्या गैस कर रहे थे कि जो चार्ज इनक्लोज बाय एस प्राइम है या चार्ज विद इन वॉल्यूम वी प्राइम है दैट इज लेस देन क्यू। तो बेटा यहां से नोट करें कि स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर होल क्यूब। स्मॉल आर इज, आप देख सकते हैं स्मॉल आर इज लेस, कैपिटल आर इज ग्रेटर। ठीक है, तो बेटा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, लेस नंबर डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर विल बी लेस देन 1, Q will be Yes. even less than 1। ठीक है, यानी कि आप एक लेस नंबर से मल्टीप्लाई करें स्मॉल क्यू को तब क्यू इनक्लोज के इक्वल आता है, या आप कह सकते हैं किसी बड़े नंबर से डिवाइड करें तब इक्वल टू आता है। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि क्यू इनक्लोज छोटा है, इसको किसी, हाँ, क्यू इनक्लोज लेस है क्यू से। ठीक है, Yes, तो sir. यही, तो हमने बिल्कुल सही फाइंड किया। हम पहले ही कॉमन सेंस से भी गेस कर रहे थे कि Q must be less than, Q enclosed must be less than small q, and charge enclosed by S prime, the charge within volume V prime will be less than Q। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। बेटा ये दोनों वैल्यूज, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है और जो रेड हाईलाइटेड है, ये मैं गॉसेस लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये चीज मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस एस प्राइम है, राइट साइड पे 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस एस प्राइम। ठीक है, तो बेटा आर, ये आर स्क्वायर इधर इस आर क्यूब की दो पार्ट्स को कम कर देगा और आपके पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। और वो पीछे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, उस एक्सप्रेशन में बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब मैं ये कहता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इनसाइड कोई भी पॉइंट्स है उस पे फील्ड बताती है। ठीक है, जो भी चार्ज स्फीयर के अंदर पॉइंट है, ठीक है ना, तो बेटा अंदर बहुत सारे पॉइंट में एक पॉइंट सेंटर भी है चार्ज स्फीयर का। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि व्हेन एट द सेंटर r इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेटा अगर r 0 हो तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये भी 0 हो जाएगा। जी सर। बात क्लियर है ना? ओके, और बेटा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर होगी, दैट इज व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर का ये मतलब है। तो बेटा चाहे आप स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे जो आउटसाइड पॉइंट के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों केसेस में यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, जी सर। आप इसको यूं भी देख सकते हैं। चले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मसलन व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वालेकुम सलाम सर। अच्छा हमजा बेटा बेशक आप अटेंडेंस ले ले, मैं इतने में शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके सर, ले ले। ले ली अटेंडेंस बेटा? जी सर, स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं कि ये अंदर फील्ड लीनियरली इंक्रीज करती है और बाहर इंक्रीज करती है। ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है 1/r स्क्वायर्ड। तो बेटा समझ आती है बात की, मसलन एक स्फीयर लें जिसका
एक फिक्टिशियस स्फीयर ले जिसका रेडियस बहुत ही स्मॉल है, तो जाहिर है उसके अंदर थोड़ा चार्ज आएगा। उसकी वजह से हम पॉइंट पी पे अगर देख रहे हैं फील्ड, तो आपको पता है कि फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट अंदर एक फिक्स कर ले कि इस डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, और यहाँ एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर से भी छोटा है, ठीक है ना, तो ज़ाहिर थोड़ा चार्ज आएगा, जबकि डिस्टेंस हमने फिक्स किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जब डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो बेटा छोटा स्फीयर लेंगे जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसमें थोड़ा चार्ज आएगा, पॉइंट पी पे स्मॉल फील्ड होगी। अगर आप उस स्फीयर का रेडियस बढ़ाते जाएं, पॉइंट पी यहीं पे फिक्स किया हुआ है, तो जाहिर है ज्यादा चार्ज आएगा। फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फील्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है। जितना ज्यादा स्फीयर का रेडियस बढ़ाते जाएंगे, फील्ड लीनियरली बढ़ती जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे वो बात की हुई है, ठीक है ना। और जब आप इस चार्ज इतना स्फीयर बना लें एक फिक्टिशियस जिसका रेडियस चार्ज स्फीयर के इक्वल हो जाए, तो बेटा मैक्सिमम चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। अब बात करें, अब उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर से भी बढ़ाते जाएंगे, तो बेटा अब चार्ज तो उतना ही रहेगा, क्यू ही, ठीक है। अब डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो जाहिर बात है बेटा फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, 1/r स्क्वायर फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? जी सर। ओके, फिर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस आर, मैंने ये यहाँ पे प्लॉट किया है। तो बेटा आपको पता है कि पहले आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे आके फील्ड मैक्सिमम होगी, और फिर 1/r स्क्वायर वेरी करेगी, डिके करेगी लाइक दिस, ठीक है। अगर आप आर, आपको पता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और 1/r स्क्वायर का आपके पास कंप्यूटर है बेटा, कोई मसले नहीं है। आर की डिफरेंट वैल्यू लिखने 1 2 3 4 और 1/r स्क्वायर को प्लॉट कर दें कंप्यूटर में, ऐसी कमांड देने की जरूरत है तो आपको इस तरह का कर्व दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये 1/r स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि when ये वो पॉइंट है जहां फील्ड मैक्सिमम हुई है, when small r is equal to capital R, ये पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है। और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे r is less than capital R, राइट साइड पे स्मॉल r is greater than capital R। तो when small r is less than capital R, you can see the linear behavior, and when small r is greater than capital R, you can see 1/r square behavior, 1 over distance square behavior, ठीक है। Whereas as small r is equal to capital R, mean at the surface of the charge sphere, you can see we have maximum field, that is 1/4 pi epsilon naught q divided by capital R square। बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। और देखें कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, यानी यहाँ पे है। आपको पता है कि at here at r will be 0, and you know that at r is equal to 0 electric field will be 0। बात समझ आ रही है? तो जी सर। इसको, इन इक्वेशंस को हमने प्लॉट कर लिया, ई मैग्नीट्यूड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। बात क्लियर है बेटा? आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं। अच्छा बेटा, हमदा बेटा अटेंडेंस ले ली ना? जी सर, ले लिया। अच्छा, अब बेटा इसी प्रॉब्लम को, यही प्रॉब्लम है, मैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ यूज करके सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। कि डिफरेंशियल फॉर्म को यूज करके भला इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज तो प्रॉब्लम में गिवन है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, जैसे आपने कहा हुआ है प्रॉब्लम में गिवन है कि r इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R तक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आपको पता है ना, उस चार्ज सारे का सारा उस स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, जिसको हम चार्ज स्फीयर कह रहे हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू एंड लेस देन कैपिटल R वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन बेटा व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, चार्ज स्फीयर के बाहर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0। तो ये चीज तो हम प्रॉब्लम को पढ़ के ये तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो हम बात समझ सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, ओके।
अब हम डाइवर्जेंस ऑफ ई ले रहे हैं। बेटा डाइवर्जेंस ऑफ ई, क्योंकि बेटा हमारे पास स्फीयर है, ज़ाहिर है हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पीछे भी हम कैलकुलेशन करते आए हैं, अब भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेशंस अपनी करेंगे क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। तो बेटा हमने पीछे पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर 1 में कि डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं किसी वेक्टर का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आपके पास ये चीज 3 टर्म्स आएंगी। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, ओके बेटा, आपको इतना पता है ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और इनटू आर यूनिट वेक्टर, मैंने एहतियातन यहाँ पे, ये पीछे हम पीछे लिखते आ रहे हैं, मैंने एहतियातन यहाँ आर लिख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है। कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे देयर इज नो प्लस थीटा यूनिट वेक्टर टर्म, नो प्लस फाई यूनिट वेक्टर टर्म। कहने का मतलब है यानी ई थीटा और ई फाई जीरो है, इन कोई कंपोनेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा और फाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं। बात समझ आ रही है ना? जी सर। इसलिए ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। मैंने जीरो किया हुआ और इनकी रीजन दी है कि क्यों ये जीरो, ठीक है ना? और फर्दर मोर ये भी हमने देखा हुआ है जो रेडियल कंपोनेंट है वो थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल आर पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ आर वेक्टर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आर वेरिएबल लिखा है कि राइट साइड पे जो रेडियल कंपोनेंट है सिर्फ आर वेरिएबल पे डिपेंड करता है। बात भाई, इसलिए तो हम उसे बाहर ले आते थे जब हम फ्लक्स फाइंड करते थे, नेट फ्लक्स। पीछे बात हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब ये है कि आपको ये भी पता है कि अगर एक सिर्फ ये टर्म सरवाइव करेगी, अगर सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंस है तो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव को हम टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। जी सर। इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया। 1/r² d/dr, ये देखें दैट ऑपरेट्स ऑन r² er, दैट ऑपरेट्स ऑन r²। तो डेल डॉट ई इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये आ, बात क्लियर है? जी सर। अच्छा बेटा, मैं दरमियान में यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ की है ताकि मैं दोनों को पैरेलल डिस्कस कर सकूं, आपको बात बड़ी आसानी से समझ आ जाए। बेटा ये इधर में इस हिस्से को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस हिस्से को मैं कहते हैं कि यहाँ मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ। इधर राइट साइड पे जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास डेल डॉट ई वेक्टर है, लेफ्ट साइड पे ये चीज, ठीक है? ये हमारी सिचुएशन के लिए इज इक्वल टू राइट साइड, बिकॉज आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो रो आपके पास यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे रो बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर रो इज कांस्टेंट हियर। बात क्लियर है? यस जी सर। सर। फिर डेल डॉट ई हमने लिखा जो कि ये है इज इक्वल टू, बेटा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस रीजन में रो जीरो है तो राइट साइड जीरो हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, क्या है बेटा, आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर ले जाके और दोनों साइड को डी आर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना, ठीक है? तो मैंने आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया d/dr दैट ऑपरेट्स ऑन आर स्क्वायर ई आर, और डी आर से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दी। राइट साइड को रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर और इंटीग्रेट कर दी। बेटा रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लिया है, कोई मसला तो नहीं? ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? जी बेटा, जी सर। डी आर से कैंसिल हो गया और डी ऑफ आर स्क्वायर ई आर, तो बेटा इसका क्या इंटीग्रेशन होगी? मसलन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स। जी सर। तो डी ऑफ दिस इंटीग्रेशन क्या होगी? आर स्क्वायर ई आर। यस सर। हाँ, और इसकी इंटीग्रेशन होगी रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा, मैं उसे कहता हूँ C1, बस C1 इज माय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 है ये। इधर आ जाए, ठीक है? इधर आ जाए, इसे आर स्क्वायर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर 0, ठीक है? फिर डी आर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी आर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया तो ये आ गई आर स्क्वायर ई आर लेफ्ट साइड, और राइट साइड आ गई, जाहिर है जीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी? सम कांस्टेंट। तो बेटा इसको मैंने C2 कहा है, वेयर C2 इज माय सेकंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? जी सर। तो एक तो आपके पास, अच्छा
यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस इक्वेशन के जो इक्वेशन 1 हमने कहा था दोनों साइड को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगी ई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 पार कम हो जाएंगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और प्लस C1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इसको इंटीग्रेट करने से आपके पास इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है बेटा? जी सर। अब हमें बाउंड्री कंडीशन पता है बेटा, पीछे हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि मैं कहता हूं कि बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि हमें इन C1 और C2 ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और इनकी वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन हो। और बाउंड्री कंडीशन बेटा हमें नॉन है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है एट द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर और मैक्सिमम होता है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। तो मैंने यही लिखा है कि मैग्नीट्यूड, क्योंकि ई आर हमने कहा है तो ई आर विल बी 0 व्हेन आर इज इक्वल टू 0 एंड ई आर विल बी इक्वल टू ई मैक्स व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये दो बाउंड्री कंडीशन वी नो, पीछे हम डिस्कशन में बात करके आए हुए हैं। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। तो बेटा अगर मैं ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि आर 0 देन ई आर विल बी 0, अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं आर 0 ई आर विल बी 0 एज वेल, ये बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो C1 मेरे पास 0 आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तभी मैंने कहा कि इक्वेशन 1 से और बाउंड्री कंडीशन 1 से हमें पता है कि C1 0 आ जाएगा। बेटा अगर मैं C1 0 सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, किधर गया, किधर गई, C1 0 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ई आर मेरे पास क्या आ जाएगा, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। ओके, अगर बेटा मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास यानी कि आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई आर विल बी ई मैक्स, तो दिस विल बी ई मैक्स इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, या C2 आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इनटू ई मैक्स। यस सर। C2 मेरे पास ये आ गया। अच्छा, अब बेटा मुझे ई मैक्स का पता चलाना है कि ई मैक्स क्या है। बेटा सेकंड बाउंड्री कंडीशन अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे ई मैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना? आपको पता है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई आर विल बी ई मैक्स, तो बेटा वो ई मैक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये है। बात क्लियर है? ये ई मैक्स की वैल्यू, क्योंकि मैंने C2 की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ये जो C2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है तो ई आर आ गया कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड स्मॉल आर स्क्वायर इनटू ई मैक्स, और ई मैक्स की यहाँ से वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है इस केस में ई आर के लिए। किस केस में? व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मेरे पास ई आर ये, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर मेरे पास ई आर ये। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, पेज ब्रेक हो रहा है तो हमारा रास्ता थोड़ा मुनकता हो रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। मैं यही चीज इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये एक्सप्रेशन ऊपर लिखूंगा जाके ताकि आपको बात क्लियर हो कि पीछे यही चली आ रही है, और स्मॉल आर कैपिटल आर के लिए ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए मैं ये एक्सप्रेशन ऊपर लिख दूंगा, फिर हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे। ले बेटा ये आ गया, आखिरी पेज है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने वो दोनों एक्सप्रेशन लिख दी हैं, एक ये पीछे हम देख के आए हुए थे, मैंने कहा ना मैं ऊपर लिख दूंगा, और एक ये हम देख के आए हुए थे, ठीक है? ये इनसाइड पॉइंट के लिए है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए। क्लियर है बेटा? यस अब सर। इसमें आप रो देख रहे होंगे, रो हम कैसे फाइंड करते हैं, रो हम कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा रो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि वो किस स्फीयर में है, चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसमें टोटल चार्ज कितना था, Q। तो बेटा हम टोटल चार्ज इज Q, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट चार्ज स्फीयर इज 4/3 पाई कैपिटल आर Q। तो मैं लिख सकता हूं कि रो इज इक्वल टू 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर Q। यस सर। मैं ये रो की वैल्यू यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए R/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो, R/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो इज दिस, ठीक है? इसी तरीके से रो की वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दी, R क्यूब डिवाइड कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर इनटू रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट।
बेटा ये कैंसिल हो के ई आर मेरे पास इस केस के लिए ये आ गया, ई आर इस केस के लिए ये आ गया। आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ये, ठीक है। जी सर। और पीछे हम लिख के आए हैं कि ई वेक्टर दैट इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ई आर दैट इज फंक्शन ऑफ ओनली सिंगल वेरिएबल स्मॉल आर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये वहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और इस केस में आपके लिए ये आंसर आ जाएगा। मैं वो चीज ये मैंने वहां ये इक्वेशन दोबारा यहाँ लिख भी दी है। बेटा यही नहीं हमारा इनसाइड पॉइंट के लिए यही फील्ड नहीं आई थी और आउटसाइड पॉइंट के लिए यही फील्ड नहीं पीछे आई थी। यस सर, यही है। बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम सेम पे तो आंसर सेम ही आना था, सिर्फ मेथड डिफरेंट है। पहला मेथड हमने बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म यूज करके किया गॉसेस लॉ की, और दूसरा वही प्रॉब्लम हमने डिफरेंशियल फॉर्म से किया, तो हमारे पास सेम आंसर आया। बात क्लियर है? लेकिन आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको थ्योरी पे ग्रिप है तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। अच्छा हमजा बेटा अटेंडेंस मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना? जी सर। मेरा ख्याल है किसी का सवाल नहीं, और 4 मिनट ऊपर भी हो गए हैं तो आपने नेक्स्ट क्लास भी लेनी होगी। तो ठीक है बेटा, मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।